हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में फिर से स्वागत करता हूँ एक नई टॉपिक के साथ। और हमने कल अम्ल क्षार संबंधित संकल्पनाएं पढ़ना शुरू की थी। हमने पहले पढ़ी थी आरएनएस थ्योरी, जिसमें जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दिया जाता है। फिर हमने पढ़ी ब्रोंस्टेड लॉरी। ब्रोंस्टेड लॉरी में हमने पढ़ा कि जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटॉन त्यागते हैं वो तो होते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो होते हैं क्षार। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे किससे है? हाइड्रोजन से। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हमारी थर्ड संकल्पना शुरू होती है, वो है लुईस संकल्पना। क्या है? लुईस संकल्पना। वैज्ञानिक लुईस ने अम्ल क्षार संबंधी अपनी संकल्पना दी। उन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही। और जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ठीक, इतना इजी लैंग्वेज लिख दिया मैंने, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, और इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करने वाला। आपने आयनिक यौगिक पढ़े हैं। आयनिक यौगिकों में एक गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद अष्टक पूर्ण हो और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अष्टक पूर्ण हो। लेकिन लुईस अम्ल क्षार संकल्पना में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वो समझना है। वो डिफरेंट ये है कि यहाँ पर ना तो आयनिक यौगिक इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, ना तो यहाँ पे कोई आयनिक यौगिक बनता है, ना ही कोई साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों ही इसमें इस्तेमाल नहीं होते। तो सर इस्तेमाल कौन से होते हैं? इस्तेमाल होते हैं उप सह संयोजक यौगिक। क्या होते हैं? उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का संयोजन तो होता है, लेकिन जो देता है वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो लेता है अपने इलेक्ट्रॉन दिए बिना उससे ऑटोमेटिक साझा कर लेता है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, युग्म को खुद ग्रहण कर लेता है। वो यौगिक क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजक यौगिक। अब जैसे कि मैं आपसे नॉर्मल बात करूं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर? तो अभी हमने ब्रोंस्टेड लॉरी में एक NH3 का एग्जाम्पल देखा था, उसको समझ लेते हैं। एक होता है NH3, समझिएगा अच्छी तरह। इस NH3 की अगर मैं संरचना खोलूं तो एक नाइट्रोजन के तीन तरफ क्या है? हाइड्रोजन। ये तो समझ में आ रहा होगा। एक नाइट्रोजन और उसके तीन तरफ क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाह्यतम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोश पूरा करने के लिए एक और चाहिए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? 5। कितने हैं? 5। 5 में से सीधी सी बात है, ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। अब बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 देने के बाद कितने बचे? 2। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म चूंकि ये अकेला है तो ये किसी को दे सकता है क्या? दे सकता है, लेकिन कब? जब ये कोई जुड़े इससे। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास अतिरिक्त है या नहीं है? तो बताइए इनमें से, दोनों में से क्या होना चाहिए? इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा है, तो ये लेगा या देगा? देगा। देगा तो इलेक्ट्रॉन दाता क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। देखिए टोटल बात यह है कि हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, और ट्रिक मैं वैसी कोई नहीं बता रहा जिसमें आपको कोई सूत्र याद करा दिया कुछ। सिर्फ माइंड का गेम है। आपको सिर्फ अपने माइंड का यूज करना है, और माइंड का यूज करते हुए आगे चलना है। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, कुछ एक आध चीज़ को छोड़कर जो बताऊंगा आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बताइए क्या है? NH3 है, तो ये क्या है? क्षार है या नहीं? बिल्कुल। वैसे ही देखो,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Cl माइनस। Cl माइनस में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप जानते हो, 288 होता है या नहीं होता? होता है। ये जो 288 है, इस क्लोरीन आयन का मतलब क्या है? इसका इलेक्ट्रोविन्यास 288 होगा या 287 होगा? सोच के बताइए क्या होगा? 288 होगा। क्या होगा? 288, बिल्कुल सही है। ये 288 है, तो यहाँ पर इसके पास बाह्यतम कोश कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन दाता का काम कर सकता है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं BF3, इसको सोचिए, करके देखो, BF3, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे चाहिए 1, तो ये कमी 1 की है, तो साझा भी कितने करेगा? 1 का, कर लिया। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, तो 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। बताइए बोरोन का अष्टक पूरा हो गया क्या? 2 2 4 2 6 ही रह गए, 2 की आवश्यकता पड़ गई। अब 2 की आवश्यकता पड़ गई, तो अगर मैं कहूँ कि आपको इसकी और इसकी आपस में एक रिएक्शन कराई जाए, कराए जाने के बाद में इसके जो 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे सकता है, नहीं दे सकता है? दे सकता है। इसको देते ही इसका अष्टक पूरा होगा या नहीं होगा? होगा। देखिए, इसके होते हुए तो इसका अष्टक पूरा है ही, लेकिन इसका प्रयोग भी किसने कर लिया? बोरोन ने। तो बोरोन ने कर लिया, तो इसने तो साझा नहीं किया ना, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन किसने उपयोग में ले लिए? इसने। तो बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल। तो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये है BF3 प्लस NH3, तीर का निशान, ठीक है। इस NH3 के पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं है? अब मैं इसकी संरचना थोड़ी खोल के दिख रहा हूं। ये BF3, ये NH3, लिख दिया। इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अतिरिक्त। ये संरचना आपको समझ में आई रही होगी मैंने लिखी है। देखो, अब इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो, लेकिन इसके पास तो साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, इसने तो इसका प्रयोग किया है, तो BF3 क्या हो गया? ऑटोमेटिक अम्ल। और NH3 देगा तो ये क्या हो गया? क्षार। तो यहाँ पर जब साझा नहीं हो रहा है तो क्या होता है? तो मैं नॉर्मल लिखता हूँ BF3, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म का आया है वो ग्रहण किसने किया है? BF3 ने। तो तीर का निशान उसकी तरफ होगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? NH3। और ये जो बॉन्ड होता है ना, इसे कहते हैं उप सह संयोजक बंध। क्या कहते हैं? उप सह संयोजक बंध। तो अब देखिए, उप सह बंध का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि एक तो था अम्ल और एक था क्षार। तो लुईस ने कहा कि जब एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, तो वहाँ पर क्षार के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की कैपेसिटी होती है, और अम्ल को लेना है क्योंकि उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन युग्म ले ले तो वो अपना अष्टक पूरा कर सकता है। देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन इस नाइट्रोजन ने क्या किया है? मात्र इतना ही तो इस्तेमाल किया है, हाँ या ना? इसने खुद के ही तो इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन इसने इसके इलेक्ट्रॉनों को उपयोग में लिए, तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा? ठीक है क्या? जैसे एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसने भी 1 का साझा किया,
तो देखो हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ रहे हैं और इसमें। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा दोनों में है या नहीं है, तो ये सहसंयोजी बंद हो गए, हुआ है नहीं हुआ। वैसे ही NaCl ले लो, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास, उसके बाद बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, Cl के में कितने हैं 7, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखो Na और Cl बनेगा या नहीं बनेगा, तो दोनों कंबाइंड बन जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि लुईस संकल्पना के आधार पर नॉर्मल सी थिंग आपको ये देखनी है कि जिसके पास एकाक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है वो क्षार है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, लेकिन साझा नहीं करते, तो आपको टोटल ध्यान रखना है वो अम्ल कहलाते हैं। और लुईस संकल्पना पे ना तो आयनिक यौगिकों को तवज्जो दी जाती है ना सहसंयोजक यौगिकों को। यहाँ पे तवज्जो दी जाती है तो दी जाती है किनको, उपसहसंयोजक यौगिकों। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो अब आप अगर नॉर्मली देखें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर, तो ये अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो गया, BF3, एक AlCl3, एक Mg+2 और एक होता है Na+। इसमें धनात्मक जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना है जिनको, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। Mg+2 है, +2 क्यों आया, तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, लेकिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है नहीं। सोडियम भी ऐसे ही AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 का देखो ये Al और Cl। अब बताओ एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसका अष्टक पूरा हो रहा है क्या, इसको चाहिए कितने, 2 और चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा नहीं करेगा, तो अम्ल हो जाएगा। वैसे ही क्षार है, क्षार में एग्जाम्पल देखिए H2O, NH3, समझने वाली बात, NH3 के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके भी इलेक्ट्रॉन युग्म बाहर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। समझ में आया आप लोग? तो टोटल बात समझने वाली ये है कि आपको लुईस संकल्पना समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगा होगा पढ़ के आपको। टोटल बात आपको ये समझनी है कि लुईस संकल्पना में उपसहसंयोजक यौगिकों को तवज्जो दी जाती है। उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला पदार्थ वो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागता तो है लेकिन खुद उसके साझे में भाग नहीं लेता, जिसको वो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ एक उपसहसंयोजक बंध बनाया जाता है जिसका तीर का निशान लेने वाले की तरफ होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपकी तीसरी संकल्पना कंप्लीट हुई जिसे कहते हैं लुईस संकल्पना। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे कुछ गुणधर्म है अम्ल और क्षार के, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब आपका टॉपिक है अम्ल व क्षार के गुणधर्म। अम्ल व क्षार के गुणधर्मों को समझने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि अम्ल किस किस से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, क्षार किस किस से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल के गुणधर्म। किसके देखेंगे, अम्ल के गुणधर्म, और यहाँ पे देखेंगे हम क्षार के गुणधर्म। देखिए, मैं आपको चाहूँ तो बुक के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें पढ़ना उस हिसाब से है कि हमें समझ में आए, याद रहे ना रहे, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। अम्ल के गुणधर्म में आपने सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर पढ़ी वो पढ़ी धातु। 6 चैप्टर से और 7 चैप्टर से मैं आपको ये धातु ही पढ़ा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका डला वो डला धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया दोनों की पढ़नी है। देखिए, धातु आपको पता है सक्रियता श्रेणी में आती, उनमें से कोई भी 5-6 धातुएं आप उठाओ और उनकी अभिक्रिया किससे कराओ, अम्ल से। मैंने आपको अम्ल
पढ़ने का तरीका बताया था, अम्ल बनाने का तरीका बताया था। उसमें हमने मेनली मुख्यतः ले लीजिए एक HCl लिया, एक H2SO4 ले लिया, एक HNO3 ले लिया। ओके, नॉर्मल बात। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो तेजाब होता है, H2SO4 को तेजाब भी कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इनकी अभिक्रिया किससे करवानी है स्टूडेंट्स? धातु से। धातु, कोई भी 3 धातु उठा लो, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, उठा ली, तीर का धातु उठाई। अब आपने इस अभिक्रिया को गौर से देखा, क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया लागू हो रही है? इसमें एक तत्व है और एक यौगिक है। क्या है? एक तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक की अभिक्रिया किसमें होती है? विस्थापन में। लेकिन हम तुरंत ही विस्थापन नहीं बोल देते, विस्थापन जैसी लग रही है ऐसा बोलते हैं। फिर दिमाग में आता है कि विस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी पर कार्य करती है। बिल्कुल करती है। और विस्थापन अभिक्रिया का नियम है कि एक जो पावरशील तत्व है, पावर वाला तत्व है, उसको अकेले रखते हैं और सक्रिय श्रेणी में आने वाले उससे कम क्रियाशील तत्व का यौगिक बनाते हैं। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन सक्रिय श्रेणी में है या नहीं? है। तो ये तीनों तत्व जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। तो देखो क्या होगा, KH की जगह जाएगा, NaH की जगह जाएगा, CaH की जगह जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा? KCl प्लस H2 बनेगा। यहाँ पे बनेगा Na2SO4 प्लस H2 और यहाँ बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये मैंने आपको बता दिया है कैसे बनेगा। कैल्शियम नाइट्रेट के पास गया है तो +2 -1 वज्र गुणा CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या नाम बोलेंगे? कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम। अब देखो ये Cl है, SO4 है, NO3 है। मैंने आपको लवण पढ़ाए थे, तो लवण में आपको बताया था कि लवण वो होते हैं जिनमें हैलोजन समूह आता हो यौगिक में किसी में, या कोई समूह आता हो, वो लवण हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो देखिए K के साथ Cl है धातु के साथ, SO4 भी धातु के साथ, NO3 भी धातु के साथ, तो ये क्या कहलाएंगे? लवण। क्या कहलाएंगे? लवण। और ये भी क्या कहलाएगा? लवण। तो लवण बनेगा तो क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेगा। किसका निष्कासन करेगा? हाइड्रोजन गैस का। तो एक क्वेश्चन है, आपने जिंक के दाने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले तो किस गैस का निर्माण होगा? निर्माण होगा। तो सोचने वाली बात, जिंक के दाने H2SO4 में डालें तो देखो एक तत्व एक यौगिक है, सक्रियता श्रेणी में दोनों आते हैं। जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे, ये इसकी जगह जाएगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस। तो बताओ कौन सी गैस का निष्कासन हुआ? हाइड्रोजन गैस। किसका निष्कासन हुआ? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। अब बात आती है क्षार की। देखिए क्षार, इसमें केवल आपको कौन सा यूज करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप जिंक से कराएंगे क्योंकि इसमें 3 ही धातु यूज होती हैं। क्षार से अभिक्रिया जब कराई जाती है तो जिंक, एल्यूमिनियम और स्टील, ये 3 धातुएं इस्तेमाल होती हैं। ये तीनों किसमें? जब क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है धातु की तो उसमें 3 धातुएं इस्तेमाल होती है, जिंक, एल्यूमिनियम और स्टील। जिंक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Na और OH दिख रहा है। तो यहाँ पर O में से H को हटाए तो फिर NaO क्या बचेगा? है। तो यहाँ पर क्या करना है,
हाइड्रोजन तो हटेगी, हाइड्रोजन तो हटेगी, लेकिन अब आप देखो जब हाइड्रोजन हटेगी तो क्या बचा, NaO और Zn। अब Zn जो है वो सोडियम से कम क्रियाशील है, तो बताओ विस्थापन अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होगी। तो इसलिए आपको इन 3-4 चैप्टर में जो सबसे मेन रिएक्शन जो रटने के लिए बोल रहा हूँ वो रिएक्शन ही मेन यही है, और इसमें Zn की रिएक्शन Na से नहीं होती है और यहाँ बनता है Na2ZnO2, जिसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंक। ये आपको थोड़ा याद करनी है अभिक्रिया, क्योंकि इसमें फॉर्मूले से नहीं बनता है, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है ये, इसमें Na और Zn दोनों आई हैं, इसका मतलब विस्थापन तो है नहीं। तो यहाँ पर दोनों में संयोजन हुआ है, योगात्मक अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है, योगात्मक, क्योंकि दोनों जुड़ गए आपस में, योगात्मक हुई है, इसलिए यहाँ बनता है सोडियम जिंकेट। ध्यान रखना है क्षार के साथ में सिर्फ NaOH यूज करना है, उसके साथ में धातु जब भी कोई यूज होगी वो 3 होगी, जिंक, एल्यूमिनियम और स्टेनिक। आपके सिलेबस में जिंक है, स्टेनिक की भी ऐसी होगी Na2SnO2, एल्यूमिनियम के साथ में NaAlO3 बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका पहला गुणधर्म है धातु से अभिक्रिया, जो मैंने आपको कराया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो धातु चाहे अम्ल से अभिक्रिया करें चाहे क्षार से, गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और दोनों में ही क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा गाइस, लवण प्लस हाइड्रोजन। आज के लिए इतना ही, और कल हम वापस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, जो हमें पता लगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ओके भाई, थैंक यू।